हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 17 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में टेनिस के विंबलडन ओपन का आयोजन किया गया है। तो इसमें जो मेंस सिंगल्स का टाइटल है वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है दोस्तों? कार्लोस अल्कराज ने। यहाँ पर और भी टेनिस खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, तो उनके देश डिस्कस करते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस देश से संबंधित है। तो राफेल नडाल स्पेन से संबंधित हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया से संबंधित हैं, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से, और कार्लोस अल्कराज जो हैं वो स्पेन से संबंधित हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हरा करके विंबलडन ओपन 2023 का पुरुष एकल का जो खिताब है वो अपने नाम किया है। कार्लोस अल्कराज ने अपने कैरियर में यह पहला विंबलडन का खिताब जीता है। वर्तमान में कार्लोस अल्कराज की रैंकिंग की बात करें तो वह टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। और दोस्तों अभी इनकी जो उम्र है वो मात्र 20 साल है। कार्लोस अल्कराज ने पिछले साल 2022 में यूएस ओपन जीता था और अब 2023 में इन्होंने विंबलडन का खिताब जीता है। इसी प्रकार से अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिला एकल का जो खिताब है विंबलडन का वो जीता है मार्केटा वोंद्रोसोवा ने। और जो मार्केटा वोंद्रोसोवा हैं वो चेक रिपब्लिक की टेनिस खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने फाइनल में ओन्स जावेओर को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो ओन्स जावेओर हैं वो ट्यूनीसिया की टेनिस खिलाड़ी हैं। विंबलडन चैंपियनशिप की बात करें तो यह सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। यह 1877 से लंदन के विंबलडन में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया जाता है और यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। दोस्तों यह टूर्नामेंट जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में होता है। अब हम बात करते हैं ग्रैंड स्लैम की। तो एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं। तो साल की शुरुआत में सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी। फिर इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, इसकी स्थापना 1891 में हुई थी। और फिर इसके बाद आता है विंबलडन ओपन, जिसकी स्थापना 1877 में की गई थी। और साल के अंत में होता है यूएस ओपन, जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेताओं की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने और महिला एकल का खिताब जीता था आरियाना सबलेंका ने। तो फ्रेंच ओपन 2023 के विजेताओं में बात करें तो पुरुष एकल का जो खिताब है वो नोवाक जोकोविच ने जीता था और महिला एकल का खिताब इगा स्विएटेक ने जीता था। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों हमारा पीडीएफ ऐप पर भी उपलब्ध है, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाया जाता है। 2023 की थीम याद रखिएगा, सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। इसका उद्देश्य क्या है? पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देना। दोस्तों बात आई है अंतर्राष्ट्रीय न्याय की, तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड के शहर हैग में स्थित है। और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1945 में की गई थी। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को, विश्व जुनूस दिवस 6 जुलाई को, धर्म चक्र दिवस 3 जुलाई को, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस
जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ये सभी दिवस 1 जुलाई को मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो अभी हाल ही में तेलंगाना के उच्च न्यायालय के द्वारा तेलंगाना किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है और यह जो अधिनियम था यह 1919 से लागू था। दोस्तों, इसके बारे में ये टिप्पणी की गई है कि यह जो अधिनियम था ये निजता के अधिकार और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा के अधिकार दोनों के लिए अपमानजनक है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि यह 1919 का किन्नर अधिनियम क्या था। तो 1919 के किन्नर अधिनियम में ये कहा गया था कि अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, यह सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर महिला के कपड़े पहने हुए है या महिलाओं के आभूषण पहने हुए है या फिर गाते हुए पाया जाता है या नृत्य करते हुए पाया जाता है या सार्वजनिक मनोरंजन में भाग लेते हुए पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। तो यह था 1919 का किन्नर अधिनियम। तो दोस्तों, इसी अधिनियम को अभी हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया है। इसके अलावा इसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए भी पाया गया है, यानी कि इस अधिनियम के बारे में यह भी कहा गया है कि यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन करता है और अनुच्छेद 14 जो है ये समानता के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी और जब यह राज्य बना था तो उस समय यह भारत का 29वां राज्य बना था। कैपिटल इसकी हैदराबाद है। राज्यपाल हैं यहाँ की तमिलिसाई सौंदराजन। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। विधान परिषद की सीटें हैं 40 और विधानसभा की सीटें हैं 119। राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 17 सीटें हैं। तेलंगाना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में तेलंगाना के मुखरा के गांव को तेलंगाना का पहला बीमित गांव घोषित किया गया है, यानी कि इस गांव के सभी व्यक्तियों का बीमा है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, तो उन्होंने हैदराबाद में 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों, शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग मिला हुआ है। तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू की है और तेलंगाना सरकार के द्वारा एसटी आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली का परिसर किस देश में खोला जाएगा? तो आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस है वो यूएई में खोला जाएगा। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए थे और फिर इसके बाद वो यूएई गए थे। तो यूएई में बैंकिंग को लेकर और एजुकेशन को लेकर के कुछ एग्रीमेंट हुए हैं यूएई और भारत के बीच में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एजुकेशन के फील्ड के समझौते की, तो इसके अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस खोला जाएगा। अगर हम बैंकिंग क्षेत्र के समझौते की बात करें तो इसका उद्देश्य था स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, ये कुछ अभी हाल ही में समझौते हुए हैं इंडिया और यूएई के बीच में। यहाँ पर मैप देख सकते हैं, ये है यूएई का मैप और कैपिटल क्या है इसकी? अबू धाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम अदानी ने किस देश को 1600 मेगावाट की क्षमता का गोड्डा विद्युत संयंत्र सौंपा है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो अभी हाल ही में अदानी समूह के जो अध्यक्ष हैं गौतम अदानी, तो उन्होंने बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना को 1600 मेगावाट क्षमता का गोड्डा विद्युत संयंत्र सौंपा है। दोस्तों, गोड्डा विद्युत संयंत्र सौंपने का अर्थ क्या है? सबसे पहले आप ये जानिएगा कि यह जो गोड्डा विद्युत संयंत्र है ये कहाँ स्थित है। तो ये है झारखंड में और ये जो गोड्डा विद्युत संयंत्र है ये अडानी पावर का विद्युत संयंत्र है। दोस्तों, इसमें जो 1600 मेगावाट की बिजली बनेगी उसकी आपूर्ति की जाएगी बांग्लादेश को, यानी कि बिजली बनेगी भारत में और इसको सप्लाई किया जाएगा बांग्लादेश को। ठीक है, तो जो गोड्डा विद्युत संयंत्र में बिजली बनेगी 1600 मेगावाट की, उस बिजली को सप्लाई किया जाएगा बांग्लादेश को। तो कुछ दिनों पहले अदानी समूह और बांग्लादेश के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था और इसी एग्रीमेंट को अब पूरा किया गया है। बात आई है बांग्लादेश की, तो कैपिटल इसकी ढाका है। प्रधानमंत्री हैं यहाँ की शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन।
दोस्तों बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जो बांग्लादेश है उससे किस किस राज्य की सीमा लगती है हमारे भारत की, तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम की जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस सुआरेज का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों लुइस सुआरेज जो थे ये फुटबॉल से रिलेटेड थे, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और यह किस देश के थे? तो दोस्तों यह स्पेन देश के थे। फुटबॉल के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है बैलन डी ओर। तो यह बैलन डी ओर प्राप्त करने वाले एकमात्र स्पेनिश व्यक्ति थे। बात आई है स्पेन की, तो स्पेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कैपिटल इसकी मैड्रिड है और यहाँ के जो सम्राट है वो है फेलिप VI और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेस। और दोस्तों जो स्पेन है ये दक्षिण पश्चिमी यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन बैबलर नामक दुर्लभ पक्षी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया है? आंसर हो जाएगा इसका दुधवा टाइगर रिजर्व में। यहाँ पर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। तो जो जॉर्डन बैबलर नामक एक पक्षी है यह एक दुर्लभ पक्षी है और विश्व स्तर पर यह लुप्त प्राय पक्षी है, लेकिन यह अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व के घास के मैदानों में देखा गया था। जॉर्डन बैबलर की बात करें तो यह बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में पाया जाता है। और दोस्तों यह ज्यादातर उन जगहों में पाया जाता है जहां पर नदी होती है। तो दोस्तों नदी के किनारे ये आसपास पाया जाता है और जो घास के मैदान हैं वहां पर ये निवास करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये उन कंपनियों को प्रदान किया जाता है जो कि अपने कार्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करती हैं। तो अभी हाल ही में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दोस्तों? गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। ठीक है, और यह जो अवार्ड है ये इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल रुपए को यूपीआई QR कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका HDFC बैंक। तो दोस्तों अभी हाल ही में HDFC बैंक के द्वारा डिजिटल रुपए को यूपीआई QR कोड से जोड़ा गया है और यह ऐसा करने वाला पहला बैंक बन गया है। बात करते हैं HDFC बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अध्यक्ष हैं अतनु चक्रवर्ती और CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। और दोस्तों यह भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है और बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। तो ये पॉइंट आप नोट करिएगा। अब हम बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO कौन बने हैं? कामेश्वर राव कोदावंती। और दोस्तों SBI ने देश भर में 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग केंद्र अभी हाल ही में लॉन्च किए हैं। अभी हाल ही में HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का विलय हुआ है और इसी के बाद जो HDFC बैंक है ये भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में अपना उप कार्यालय खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI फॉर इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत किसने की है? आंसर हो जाएगा इसका धर्मेंद्र प्रधान ने। तो दोस्तों शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। तो उनके द्वारा अभी हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर यानी 15 जुलाई के अवसर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम AI फॉर इंडिया के दूसरे चरण की शुरुआत की है। दोस्तों जो AI फॉर इंडिया कार्यक्रम है इसके तहत क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अब ये जो कार्यक्रम है ये भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया गया है, भारतीय भाषाओं में तैयार किया गया है। तो अभी हाल ही में इसे 9 भारतीय भाषाओं में तैयार किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहा है कि जो टेक्नोलॉजी का सिलेबस है उसको भारतीय भाषाओं में भी तैयार किया जाए जिससे जो स्टूडेंट हैं वो आसानी से उसको समझ सकें। दोस्तों यहाँ पर पहल की बात आई है, कार्यक्रम की बात आई है, तो कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं केंद्र सरकार की।
तो जनधन योजना 2014 में, स्किल इंडिया मिशन 2014 में और मेक इन इंडिया 2014 में। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, ये सभी 2015 में शुरू किए गए थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और नमामि गंगे योजना ये 2016 में लॉन्च की गई थी। उड़ान योजना 2017 में और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में। इसके अलावा जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019 में शुरू की गई थी और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में, पीएम मित्रा योजना 2021 में, स्माइल योजना 2022 में, अग्निपथ योजना 2022 में और पीएम श्री योजना 2022 में और आरोग्य श्री योजना 2023 में लॉन्च की गई है। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, गजाए कोठा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? असम में। किस देश के द्वारा अभी हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है? नाइजीरिया के द्वारा। न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? केरल के। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में सचिन खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। किस राज्य के अथूर पान को जीआई टैग दिया गया है? तमिलनाडु के। भारत किस देश के मार्सिले शहर में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा? फ्रांस के। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार किस पाकिस्तानी शहर को सबसे कम रहने योग्य बताया गया है? कराची को। भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। और रविंद्र महान जी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक मराठी एक्टर थे। साइबर सुरक्षा के बारे में G20 सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? गुरुग्राम, हरियाणा में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं डिस्कस करेंगे। जैसे 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस में फूट पड़ी थी। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। इसके अलावा 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगाया गया था। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण किया गया था। इसके अलावा 1916 में ही मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये है दोस्तों आज के जनरल नॉलेज में राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था असम। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर असम दिया हुआ है, कुछ लोगों ने डिटेल से बताया हुआ है। दोस्तों, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप डिटेल से जरूर बताइएगा। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन हो वो भी आप उस कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, कार्लोस अलकराज का संबंध किस देश से है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।